Okay, up till now we did one dimension of fluid mechanics which was static fluid. यानी अभी तक मैंने आपको स्टैटिक फ्लूइड्स के बात बताया था. स्टैटिक फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जो स्टेशनरी होगा, मतलब उसके अंदर वो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होंगी but it will not flow at that time. For example, if I give you water in a cup, you will say that this is a static fluid. आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये पानी जो कप में है ये फ्लूइड नहीं है, ये सॉलिड तो नहीं है ना, फ्लूइड ही रहेगा. तो इसीलिए फ्लूइड दो किस्म के हो सकते हैं. एक होता है स्टैटिक फ्लूइड जो स्टेशनरी होता है, और एक होता है वो फ्लूइड जो आपका फ्लो करेगा. और फ्लोइंग फ्लूइड का दूसरा नाम है काइनेमेटिक फ्लूइड. और तमाम जो प्रॉपर्टीज आपने स्टैटिक फ्लूइड पे लगाई हैं वो काइनेमेटिक फ्लूइड के ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और डिफरेंट चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं काइनेमेटिक फ्लूइड्स के ऊपर. तो इसीलिए अब जो हमारा पहला जो टॉपिक है दैट इज फ्लो ऑफ फ्लूइड्स. एंड दिस फ्लो ऑफ फ्लूइड्स विल रिजल्ट इन बर्नौलीज इक्वेशंस, प्रेशर लॉसेस एंड द फॉलोइंग चैप्टर्स. The book that we'll follow is the same book, and we are on chapter 6 right now. Second year. Objectives of this chapter. At the end of this topic, a student would be able to know the following: concept of flow rate, types of flow rate used, and the link between the types of flow rates with units. Be able to do volumetric unit conversions. अभी तक जो आपने यूनिट कन्वर्जन्स किए थे वो थे प्रेशर कन्वर्जन्स. अब आपके पास वॉल्यूमेट्रिक यूनिट कन्वर्जन्स हैं. एंड नो द कन्वर्जन फैक्टर्स अबाउट वॉल्यूम एंड मास. अंडरस्टैंड द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिराइव इट. पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का जो बेसिक्स है, द बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड, ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ये वाला पोर्शन, इसको हम फ्लूइड डायनामिक्स बोलते हैं. एक स्टैटिक फ्लूइड होता है, एक डायनामिक फ्लूइड होता है. डायनामिक का मतलब मूवमेंट. तो ये इस डायनामिक फ्लूइड का जो पूरा जो बेसिस है, या आप बोलो क्रक्स है, वो है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. अगर आपको कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल नहीं मालूम है तो आप आगे फ्लूइड डायनेमिक्स नहीं कर सकते. अंडरस्टैंड द टर्म्स लाइक स्टेडी स्टेट कंडीशंस एंड अनस्टेडी स्टेट. Understand about pipes, tubing, and be able to extract data like area, velocity from the pipe or tubing under observation. ये एक सेपरेट पोर्शन है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि टेबल्स किस तरह रीड करते हैं. पाइप के बारे में, ट्यूबिंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए. ये सारी जो टेबल्स होती हैं ना, ये आपको गिवन होती हैं, आपको कैलकुलेट नहीं करना होता है. मगर आपको अपना आंसर अगर जो ढूंढना है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल आपके आपके पास एक पाइप है और वो कहीं से कनेक्टेड है, आपको पूरे सिस्टम का एरिया ढूंढना होगा. तो उसके अंदर आपको पाइप का एरिया भी लेना पड़ेगा, सिस्टम का एरिया भी लेना पड़ेगा. अब ये जो पाइप का एरिया है ये आपको डेटा से मिल सकता है, क्योंकि पाइप जो होते हैं हमारे मल्टीपल टाइप्स के होते हैं. मगर हम फ्लूइड डायनेमिक्स में दो तरह के पाइप्स पढ़ते हैं. एक का नाम होता है शेड्यूल 40 और एक का नाम होता है स्केड्यूल 80. अब आपको दोनों टेबल में जाकर, अगर मैं स्केड्यूल 80 की बात करूं तो आपको इंफॉर्मेशन निकालना होगा स्केड्यूल 80 का. अगर मैं 40 की बात करूं तो आपको 40 का निकालना पड़ेगा. किस तरह निकालते हैं, दैट विल बी टॉट इन द कमिंग क्लासेस. You should be able to understand the Bernoulli's equation, which is very important, and the conservation in terms of energy and mass. Derivation of the flow energy. Interpret the Bernoulli's theorem to solve problems by applying it on reservoirs, tanks, nozzles open to the atmosphere. जो आपने बर्नौली थ्योरम डिराइव किया उसी प्रिंसिपल को आप यूज करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स सिस्टम में. फ्लूइड मैकेनिक्स में तरह तरह के सिस्टम्स आते हैं. रिजर्वायर आता है, टैंक आता है, नोजल आता है. ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर होते हैं. ओपन टू द एटमॉस्फेयर का क्या मतलब, इनका एक साइड क्या होगा प्रेशर का, जी
वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ प्रेशर क्या होगा इफ इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर? जीरो होगा। जीरो का सर। मैनोमीटर याद है? मैनोमीटर का प्रिंसिपल अब इधर लिंक हो रहा है। मैनोमीटर का एक एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर था, उसका मतलब प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा वहां पर, तो एक कंपोनेंट प्रेशर का जीरो होगा। You should be able to read data from tables and extract information from them to solve complex engineering problems. अच्छा, कल मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट से पूछा था कि आपको ये मालूम है कि लिनियर इंटरपोलेशन क्या है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में यूज होती है और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं एफएससी में पढ़ी होगी, और एफएससी में नहीं पढ़ी है तो मैथ्स के कोर्सेज में पढ़ानी चाहिए। मगर किसी को मालूम है कि लिनियर इंटरपोलेशन क्या है, या कभी ये नाम सुना है लिनियर इंटरपोलेशन? अगर नहीं सुना है तो कोई नो मसला सर, नहीं है, बोल दें जी। नहीं सुना सर। नहीं सुना है, अच्छा, यानी ये भी मुझे करवाना पड़ेगा इसके साथ। अच्छा, अब फ्लूइड फ्लो रेट की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि रेट का क्या मतलब है। रेट का मतलब है एनीथिंग डिपेंडेंट अपॉन टाइम। यही होता है ना, रेट। रेट होता है समथिंग डिपेंडेंट अपॉन टाइम। अब जरूरी नहीं है कि टाइम सेकंड्स के अंदर हो, ऐसा यूनिट टाइम का सेकंड है। अगर मैं बोलूं समथिंग इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इयर्स, ये भी रेट है। अगर मैं बोलूं समथिंग इज बेस्ड ऑन वीक्स, ये भी रेट है। अगर मैं बोलूं समथिंग बेस्ड ऑन मिनट्स, ये भी रेट है। दीज आर ऑल यूनिट्स ऑफ टाइम, बट ऐसा यूनिट इज सेकेंड। तो अगर आप अपना आंसर दे रहे हैं, अगर मैंने आपको बोला है कि कोई स्पेसिफिक यूनिट के अंदर दें, तो वो स्पेसिफिक यूनिट में जाएगा। अगर मैंने कुछ नहीं बोला है तो ऐसा यूनिट के अंदर विद टाइम होगा। So quantity of a fluid flowing in a system per unit time can be expressed by three terms. हमारे पास तीन तरह की टर्म्स होती हैं। एक होता है Q, जो सिंबल Q होता है, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक रेट। इसका मतलब होता है कि यूनिट ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। दैट कैन बी एनी यूनिट ऑफ वॉल्यूम। लीटर हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है, गैलन हो सकता है, बैरल हो सकता है। एनी यूनिट ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड। इसी तरह एक चीज होती है W। W होता है वेट फ्लो रेट। दैट मीन्स द वेट ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग पास्ट अ सेक्शन पर यूनिट टाइम। अब वेट के यूनिट्स क्या होंगे? या पाउंड फोर्स होगा अमेरिकन यूनिट्स के अंदर, या न्यूटन होगा। सो वॉट एवर न्यूटन पर टाइम, जैसे न्यूटन पर सेकेंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट फ्लो रेट। दूसरा यूनिट इसका क्या हो सकता है? न्यूटन पर ईयर, किलो न्यूटन पर डे, इट कैन बी एनी यूनिट, बट द स्टैंडर्ड यूनिट इज न्यूटन पर सेकेंड। तीसरा जो फ्लो रेट होता है ना, वो होता है मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट क्या होगा? मास फ्लो रेट होगा आपका योर mass per unit time, यानी mass flow rate is the mass of the fluid flowing past a section per unit time, kg per hour, that is mass flow rate. Pound mass per second, that is mass flow rate. Slug per second, that is mass flow rate. मगर स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा? kg per second। ये बात समझ आई कि हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स या कोई भी फ्लो रेट कैलकुलेशन करने के लिए तीन तरह की फ्लो रेट्स होती हैं: वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वेट फ्लो रेट, मास फ्लो रेट। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब एक चीज आती है कंपैरिजन ऑफ मास एंड वेट। बाज वक्त बच्चे ये बोल सकते हैं कि मास फ्लो रेट और वेट फ्लो रेट सेम थिंग है। इट इज नॉट द सेम थिंग। पहले भी मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे बिटवीन मास एंड वेट, कि मास इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है, इट कैन नॉट चेंज। वेट कैन चेंज डिपेंडेंट अपॉन योर लोकेशन। उसके बाद मास जीरो कभी नहीं हो सकता, वेट जीरो हो सकता है। और वो मास क्योंकि अगर जीरो नहीं हो सकता तो मास नेगेटिव भी नहीं हो सकता।
मास स्केलर क्वांटिटी होती है, वेट वेक्टर होती है। तो ये जो आपकी चीजें, ये तो कॉमन डिफरेंसेस हैं मास और वेट के बारे में। अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होती क्या है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो Q होता है ना, दैट इज नथिंग बट योर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अगर मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कोई भी पाइप का फ्लो रेट मालूम करना है, तो मुझे उस पाइप का एरिया ढूंढना पड़ेगा और वेलोसिटी जिस स्पीड से वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको और एरिया को मल्टीप्लाई कर देना होगा। एरिया मुझे कैसे मिलता है? पाइप का सर्कुलर होता है ना पाइप, एरिया मुझे उसके डायमीटर या रेडियस से मिल जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और u हो जाएगा, वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। मगर ये पाइप के लिए है। अगर कोई और फिगर के शेप के अंदर हो तो उसका एरिया मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी। ये जनरल फॉर्मूला है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का। और आप ये देखें कि अगर किसी को ये भी नहीं मालूम है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का ये फॉर्मूला है, तो वो डिराइव कर सकता है। आपको ये तो मालूम है ना कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के यूनिट्स क्या हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के यूनिट्स हैं, क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के यूनिट? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। यानी क्या यूनिट होंगे? मीटर क्यूब पर सेकंड, स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर। मीटर क्यूब पर सेकंड कैसे आएगा? अगर मैं एरिया को मल्टीप्लाई करूं जो कि मीटर स्क्वायर है, और वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड क्या हो गया? मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया ना? यस सर। सही है। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो होता है वो होता है योर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। यूनिट्स आर मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसी को मैं ये पहले मेंशन भी कर चुका था, मगर लेट्स सी हाउ अटेंटिव यू आर। अगर मैं वेट फ्लो रेट बोलता तो उसके यूनिट्स क्या होते? ऐसा यूनिट्स बता दें सिर्फ। न्यूटन पर सेकंड। और मास फ्लो रेट के? किलोग्राम पर सेकंड। किलोग्राम पर सेकेंड। ये ऐसा यूनिट्स हैं। अब लिंक देखते हैं कि जो बाकी दो फ्लो रेट है ना, वो किस तरह रिलेटेड है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के अंदर। क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो रेट जो है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, और इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के साथ बाकी फ्लो रेट्स आपस में लिंक्ड हैं। पहले वेट फ्लो रेट की बात करते हैं। द वेट फ्लो रेट W is related by weight is equal to specific weight multiply by Q, यानी स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। और अगर आप इसकी यूनिट को करोगे तो आपको आंसर न्यूटन पर सेकंड मिलेगा। अगर आप स्पेसिफिक वेट के यूनिट को एक्सपैंड करोगे तो स्पेसिफिक वेट का यूनिट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट का यूनिट अगर आप ले लो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब पर सेकंड। न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय मीटर क्यूब पर सेकंड करो तो मीटर क्यूब कट गया, बचा आपके पास क्या? न्यूटन पर सेकंड। इसी तरह अगर आप मास फ्लो रेट को देखो, मास फ्लो रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। डेंसिटी के यूनिट क्या होते हैं? जी, किलोग्राम पर मीटर। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के यूनिट क्या होते हैं? मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मीटर क्यूब आपस में कैंसिल हो गया, हो गया ना? तो पीछे यूनिट क्या यस सर। बचा? किलोग्राम पर सेकेंड। तो ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि तीनों के यूनिट्स किस तरह आए हैं। अगर आपको यूनिट्स याद नहीं रह रहे ना, तो आपको मालूम है कि डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब है। तो केजी पर मीटर क्यूब से अगर आप सिंपली मीटर क्यूब पर सेकेंड करोगे, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के जो यूनिट्स हैं वो मीटर क्यूब पर सेकेंड है। ये तो आपको वैसे ही मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के यूनिट मीटर पर
क्यूब पर सेकंड है क्योंकि वर्ड बोल रहा है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, यानी ऊपर वॉल्यूम होगी, नीचे टाइम के यूनिट्स होंगे सेकंड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक फॉर्म तो मैंने ये लिख लिया W इज इक्वल टू गैमा क्यू या M इज इक्वल टू रो क्यू। दूसरा तरीका मैं क्या लिख सकता हूं W को? अगर मैं Q को ओपन करूं तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Sir, U into A. U into A. In other words, W can also be written as gamma multiply by U multiply by A। अगर आपको डायरेक्टली Q नहीं मालूम है, क्योंकि कभी कभी मैं आपको एरिया दिया जाएगा, U दिया जाएगा, Q दिया भी नहीं जाएगा, तो ये नहीं अपना टाइम इस पे नहीं वेस्ट कीजिएगा कि मैं Q नहीं है और फिर क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि कभी कभी होता ये है कि स्टूडेंट को ये लगता है कि वो डेटा सारा होता है मगर वो घबरा जाता है कि इधर क्यों नहीं दिया हुआ है, कि हमने क्यों याद किया हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लड़ाइएगा। Q क्या होता है? U मल्टीप्लाई बाय A। तो अगर आपके पास U है, आपके पास A है, तो ऑटोमेटिकली आप Q ढूंढ सकते हैं। तो W इज इक्वल टू गैमा W इज इक्वल टू गैमा मल्टीप्लाई बाय UA। इसी तरह M कैन ऑल्सो बी रिटन एज रो मल्टीप्लाई बाय U मल्टीप्लाई बाय A। यही चीज मैंने आपको यहां दिखाई। अब इस टेबल को फॉलो करें। Q का जो सिंबल है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, Q इज इक्वल टू AV। अच्छा देखें, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप क्या लिखते हैं। आई पर्सनली प्रिफर U। कभी कभी वेलोसिटी V से भी दिखाई जाती है, तो अगर आप कहीं बुक्स पे V देखें, इट इज द सेम थिंग, आप V लिख लें, आई डोंट केयर, मैं यूजली U लिखता हूं। तो Q इज इक्वल टू AV, एरिया इंटू वेलोसिटी। SI यूनिट्स देखें, मीटर क्यूब पर सेकेंड, और इसके मेन यूनिट्स अमेरिकन सिस्टम के अंदर होंगे फीट स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर फीट से रिप्लेस हो जाता है, सेकेंड इज द स्टिल द यूनिट्स इन SI अमेरिकन। वेट फ्लो रेट में देखें, इसका एक फॉर्म है W इज इक्वल टू रो क्यू, दूसरा फॉर्म है W इज इक्वल टू, सॉरी नॉट रो क्यू, गैमा क्यू। दूसरा फॉर्म है W इज इक्वल टू गैमा AV। SI यूनिट्स क्या है? अभी आपको दिखाया था न्यूटन पर सेकेंड। और अमेरिकन यूनिट्स के अंदर ये क्या होगा? पाउंड फोर्स पर सेकेंड। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये जब पाउंड हम यूजुअली लिखते हैं पाउंड मास के लिए होता है, तो बुक के अंदर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप इसको लिखेंगे LBF पर सेकेंड। मास फ्लो रेट M इज इक्वल टू रो क्यू, M इज इक्वल टू रो AV। SI यूनिट्स kg पर सेकेंड। अमेरिकन यूनिट्स में क्या है? स्लग्स पर सेकेंड। दूसरा अमेरिकन यूनिट क्या हो सकता है? स्लग पर सेकेंड हो सकता है, और Pound mass per second. पाउंड मास पर सेकेंड। इस अगर मैं सिर्फ ये लिखता ना पाउंड पर सेकेंड, ये यूजुअली कंफ्यूज हो जाता है पाउंड मास पर सेकेंड के लिए, क्योंकि आपने अक्सर देखा हुआ हो जब हम बात करते हैं सिंपलेस्ट केस, जब एक बच्चा पैदा होता है उसका वेट लिया जाता है, तो उसे अक्सर पाउंड में बोलते हैं, केजी में भी बोलते हैं या पाउंड में भी बोलते हैं कि इतने पाउंड का बच्चा है। या जब आप केक्स की बात करते हैं, आप बेकरी जाते हैं, मुझे इतने पाउंड का केक है, तो आमतौर पे LB आप लिखेंगे तो पाउंड माना जाता है। अब इस बुक के अंदर ये लिखा है कि इन्होंने LB फोर्स के लिए यूज किया है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि करेक्ट तरीका है कि फोर्स के लिए आप LBF यूज करें और पाउंड और मास के लिए LBM लिखें। हाँ, अगर मैं आपको स्लग्स में बोलूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्लग्स का क्या कन्वर्जन है। और क्योंकि आगे यूनिट कन्वर्जन आ रहा है, तो मैं आपके लिए एक चीज रिपीट कर देता हूं, मास के कन्वर्जन। 1 kg is 2.2 pounds. 1 slug is 14.6 kg। तो अब ये बात रिकॉर्डिंग में भी आ गई है कि अगर मैंने स्लाइड में आपको नहीं दी है और अगर एग्जाम में दिया है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि कन्वर्जन फैक्टर नहीं बताया था। अब हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट्स की बात करते हैं। ये कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स हैं फॉर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट।
ये वैसे ही इन्होंने बुक में सॉल्व किए हुए हैं, 1 लीटर पर मिनट, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 गैलन पर मिनट, 1 गैलन पर मिनट इंटू मीटर क्यूब पर आर, 1 फुट क्यूब पर सेकेंड। ये वैल्यूज मैं भी याद नहीं रख सकता और मैं आपसे भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि आप इसको याद करें। और आप जो भी टास्क लेकर आ रहे हैं ना अगले क्लास में, वो फेयर कर लेकर आइएगा, क्योंकि हो सकता है मैं राउंड के ऊपर चेक कर लूं, हो सकता है मैं कलेक्ट भी कर लूं। तो ये प्रिकॉशनरी रखिएगा कि काम करके आइएगा। सीआर आप प्लीज मैसेज सर्कुलेट कर दीजिएगा, बल्कि मैं खुद ही सर्कुलेट कर दूंगा। अब आपका काम रट्टा लगाना नहीं है, ना मैं आपसे बोलूंगा रट्टा लगाना। ये जो न्यूमेरिकल्स के आंसर हैं, ये आंसर्स गिवन है, आप इसको कैलकुलेट करके मुझे दिखाइएगा यूनिट कन्वर्जन मेथड से, जो कि हमारा लाइन मेथड था। इसको भी कहीं पर लिख लें, मैंने दोबारा बोल रहा हूं, ये मैंने पहले बताया था, बट आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स रिलेटिंग टू वॉल्यूम ऑल्सो। The main conversions that you're going to get even in your industry या petroleum industry में भी, chemical industry में भी होती है। 1000 liter is 1 meter cube. 1000 decimeter cube is 1 meter cube. That means that 1 decimeter cube is equal to 1 liter. ये एक कन्वर्जन है। देन कन्वर्जन होती है 1 gallon is 3.78 liters. That is another important conversion you should know. Third important conversion you should know is 1 US barrel is 42 gallons. Apart from this, you need to know how to go from meter cube to foot cube या inch cube या सेंटीमीटर क्यूब या मीटर या मिलीमीटर क्यूब। तो उसकी कन्वर्जन होती है 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 फुट इज 1 मीटर इज 3.28 फुट, 1 फुट इज 12 इंचेस, 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर। इन कन्वर्जन्स के बाहर नहीं जाएगा आपके वॉल्यूम कन्वर्जन्स में। तो ये जो चीजें आई हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको मेंटली बता देता हूं, आप ये कर कर लाकर मुझे दिखाएंगे। पहला वाला है 1 लीटर पर मिनट। मेंटली मैं इसको क्या करूंगा, 1 लीटर पर मिनट मुझे मीटर क्यूब पर आर में जाना है, तो मैं इसको करूंगा अपने बॉक्स मेथड से। 1 लीटर पर मिनट है तो लीटर ऊपर है तो लीटर नीचे आना चाहिए, तो मैं इसको बना दूंगा 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। चलो मीटर क्यूब में आ गया। अब मिनट ऊपर है तो मिनट नीचे आना चाहिए और मुझे आर में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, 60 मिनट से डिवाइड करूंगा, ऊपर 1 आवर लिखूंगा, मुझे यही आंसर मिल जाएगा 0.060 मीटर क्यूब पर आवर। अगर ये याद नहीं है तो सबसे पहले जो मैंने यूनिट कन्वर्जन वाली वीडियो बनाई थी उसको जरा देख लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेगी। मगर उसके अंदर ज्यादातर मैंने फोकस प्रेशर पे किया था, अब मैं वॉल्यूम पे फोकस कर रहा हूं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। लेट मी मेक इट अ बिट इजियर फॉर यू बिफोर वी कम ओवर हियर, आपको ताकि याद रहे कि उसके अंदर क्या मैंने बोला है। इंपॉर्टेंट कोई सवाल है तो अभी पूछ लें जब तक मैं टाइप कर रहा हूं। एग्जैक्ट फैक्टर्स नहीं लिख रहा हूं, आप फैक्टर्स देख लीजिएगा क्योंकि फिर मेरा सारा टाइम चला जाएगा। मीटर क्यूब टू लीटर, एनी क्वेश्चन? मीटर क्यूब टू लीटर, इसके बाद बैरल टू गैलन, गैलन टू लीटर, बाकी आपके मीटर क्यूब टू इंच है, फुट क्यूब है।
तो ये जो 3 चीजें हैं ना, ये मैंने इसलिए लिखी हैं ताकि ये रिकॉर्डिंग पे भी आ जाए। तो ये जो 3 चीजें हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी इंच, फुट, सेंटीमीटर वो तो लेंथ के यूनिट्स हैं, यू इजिली नो हाउ टू कन्वर्ट दोस। मुझे सिर्फ ये एक बात बता दें, जब आप यूनिट कन्वर्शन कर रहे हैं और मीटर क्यूब और फुट क्यूब की बात कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है टू कीप इन माइंड ताकि गलती कम से कम हो? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वॉल्यूम के यूनिट्स हैं। वॉल्यूम के यूनिट्स का मतलब ये है कि जिधर आप क्यूब एक चीज पे करेंगे तो क्यूब दोनों साइड्स पे करेंगे। ये नहीं भूलिएगा कि क्यूब आपके वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे भी होगा और यूनिट पे भी होगा। और दूसरा तरीका सबसे आसान ये है यूनिट कन्वर्जन में कि अगर आपकी गिवन वैल्यू ऊपर होती है न्यूमरेटर में, आप इसको अज्यूम करते हो कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगर एक वैल्यू न्यूमरेटर में है तो उसको काटने के लिए उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू डिनोमिनेटर में जानी चाहिए, और अगर एक चीज डिनोमिनेटर में है तो उसकी काटने की वैल्यू कॉरिस्पॉन्डिंग उसके न्यूमरेटर में जानी चाहिए। यूं ही आपका होगा सॉल्व। तीन एग्जाम्पल मैंने आपको कर कर भी दिखा दिए हैं, ये 3 कर कर भी दिखा दिए हैं। अगर आपको अभी समझ वैसे बोलने में नहीं आया है तो अभी देख लें इसको। ये वाले सारे कन्वर्जन आप खुद करेंगे, इसीलिए मैंने ऊपर प्रैक्टिस लिखा है। 3 मैंने कर दिए। पहला क्या है, इसको लिखने का तरीका यह है कि जो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं पहले उसको लिख लिया करें। कन्वर्ट 30 गैलन पर मिनट टू फुट क्यूब पर सेकेंड। मैं इसको ऐसे के ऐसे लिखूंगा, 30 गैलन पर मिनट, मुझे जाना है फुट क्यूब पर सेकेंड। तो पहले चले मैं फुट की तरफ जाता हूं। अब मैं ये डायरेक्ट मुझे भी याद नहीं है गैलन टू फुट कन्वर्जन क्या है, तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले उसको लीटर बना देता हूं, लीटर से मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से फुट क्योंकि मेरे लिए ज्यादा आसानी है, मुझे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे मालूम है 1 गैलन इज 3.78 लीटर। गैलन मैंने इसलिए नीचे लिखा क्योंकि यहां पर गैलन ऊपर था। तो 1 गैलन इज 3.78 लीटर। अब मैं जाऊं लीटर से मीटर क्यूब तक, लीटर ऊपर है तो लीटर नीचे आना चाहिए। 1000 लीटर इज 1 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब ऊपर है तो मीटर क्यूब नीचे आना चाहिए। पहले मैंने सिर्फ 1 मीटर लिखा था, 1 मीटर इज 3.28 फुट लिखा था, मगर क्योंकि ये मीटर क्यूब था मुझे इस पूरे को क्यूब करना पड़ा। तो जब मैंने इसको क्यूब किया तो ये 3.28 की न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्यूब हो रही थी और ये फुट की वैल्यू भी क्यूब हो रही थी। मुझे आना फुट के अंदर था तो बाकी चीजें मैंने काट दी, गैलन काट दिया, गैलन काट दिया, लीटर काट दिया, लीटर काट दिया, मीटर क्यूब काट दिया, मीटर क्यूब काट दिया। मिनट टू सेकंड आना था, मिनट नीचे है तो अगर मिनट नीचे है तो यहां पर मिनट ऊपर होगा। 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। मिनट मिनट गेट कैंसल्ड। अब जो मेरे पास सिर्फ जो टर्म्स रह गई हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड। 30 मल्टीप्लाई बाय 3.78 मल्टीप्लाई बाय 3.28 मल्टीप्लाई बाय 3.28 मल्टीप्लाई बाय 3.28 फुट क्यूब डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 60। मुझे टोटल आंसर ये मिलेगा। इसी तरह दूसरा वाला है 600 लीटर पर मिनट टू मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसमें तो इतने कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है, एक कन्वर्जन लगेगा 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब और मिनट और सेकेंड का। तीसरा गैलन और मिनट है तो इसके अंदर तो और भी छोटे कन्वर्जन है क्योंकि मिनट मिनट तो चेंज नहीं होगा सिर्फ गैलन और लीटर चेंज होगा। 1 गैलन 3.78 लीटर्स। तो आपको ये आंसर देगा। मगर टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर यू और टू मेक यू एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको ये आनी चाहिए चीजें, वो जो 4 सवाल आपने पहले किए हैं वो तो सिंपल हैं, उसके साथ साथ आपने ये कुछ सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स बनकर की करनी है जो मैंने बनाई हुई हैं। इसके अंदर कुछ लंबी कन्वर्जन हैं, कुछ छोटी हैं। जैसे यहां से मैं आर टू ईयर लेकर जा रहा हूं आपको आखिरी वाली में, तो ये भी आपको उसके साथ करना है यूनिट कन्वर्जन के साथ। क्लियर हो गया?
इसके सॉल्यूशन मैंने दिए नहीं है। अगर आपको सॉल्यूशन मालूम है आप सॉल्व कर लें, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मालूम है, प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे मैसेज कर लें। आई विल लुक एट योर वर्क, आई विल हेल्प यू आउट। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। चलें ये भी प्रैक्टिस में जाएगा। ये सवाल आप करेंगे, ये भी कुछ नहीं है, वही सवाल है। देखें, अगर मैंने आपको बताया नहीं है कि इसके अंदर से कौन सी फ्लो रेट क्या है, क्या आप देखकर बता सकते हैं कि कौन सी फ्लो रेट क्या है? अगर मैं आपसे ये बोलूं वाटर एट 10 डिग्री इज फ्लोइंग एट दिस रेट, कैलकुलेट द वेट। अच्छा, अब यहां पे तो क्वेश्चन में है कैलकुलेट द वेट फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, तो आप ये देखकर बता सकते हैं कि ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है जस्ट बाय द यूनिट्स। तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड इज दिस। अगर यही फ्लो रेट में आपको केजी पर सेकंड देता तो आपको ये मालूम होता कि ये वे मास फ्लो रेट है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपको रिवर्स में जाना पड़े, आपको मैंने मास फ्लो रेट दी है और आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में ढूंढना पड़ेगा। कोई मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला आप वही लगाएं, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्यू। अगर आपको मास फ्लो रेट गिवन है तो क्यू मिल जाएगी। तीनों में से दो चीजें तो आपको दी जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं दी जाएंगी दो चीजें। तो ये भी आपकी प्रैक्टिस में आता है। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की। मैं 1 मिनट पॉज लूंगा, मुझे बताएं अभी तक जो मैंने सारी बातें की हैं ऐसी कोई चीज है जो आपको समझ नहीं आई है? अगर नहीं आई है तो प्लीज बता दें, क्योंकि फिर बाद में मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको एग्जाम के वक्त आप बोलते हैं कि इतना टाइम जाया हो गया क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में, ये समझ नहीं आई, ये समझ नहीं आए। कि उस वक्त भी मुझे दुख हुआ था, वो सारी चीजें मैंने आपको करवाई थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आउट ऑफ द बॉक्स दिया था, सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट की थी कि थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे हो गया था कि ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखे हैं। कोई भी चीज जो समझ नहीं आई है, इट डजंट मैटर, नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, नो वन इज गोइंग टू लाफ एट यू। कोई चीज नहीं समझ आई है अभी पूछ ले मुझसे। चलें फिर मैं आगे चलूं। आई अज्यूम आपको समझ आ गई है। यस सर। स्टूडेंट अटेंडेंस कितनी है जरा ये भी देख लें। चलें अब बात करते हैं आपके मेन प्रिंसिपल की, जिसके ऊपर पूरा फ्लूइड डायनेमिक्स रिलेट करता है। दैट इज द continuity equation. The method of calculating the velocity of flow of a fluid in a closed pipe. अगर आपको एक क्लोज पाइप की velocity ढूंढनी है या फ्लो ढूंढना है, that will depend upon the principle of continuity. फर्ज करें, पहले आपको मैं पाइप का शो कर देता हूं फिगर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक पाइप है। जब भी मेरा एक पाइप होता है तो उस पाइप के दो साइड होते हैं, एक साइड ये होता है, एक साइड ये होता है। लाजमी नहीं है कि उसके दोनों साइड सेम हो, इसीलिए यहां पर इन्होंने V1 लिखा है, V2 लिखा है। ये जो डायमेंशंस है पाइप के ये डिफरेंट हैं। आपने इस पाइप के अंदर ये वेलोसिटी ढूंढनी है और उसका फ्लो रेट ढूंढना है। पहले तो मुझे ये बताएं कि नॉर्मल फ्लो रेट इक्वेशन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होती है अगर मुझे फ्लो रेट ढूंढनी है। कौन सा प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, मतलब फ्लो रेट कैसे ढूंढूंगा? Q इज इक्वल टू यू ए। अभी मैंने आपको बताया था Q इज इक्वल टू यू ए। और क्या आपको इस पाइप की फ्लो रेट मिल जाएगी? इस पाइप की फ्लो रेट आपको मिल सकती है इस साइट के ऊपर कि कितनी फ्लो रेट मैंने डाला है। देखें ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, ये प्रिंसिपल बोल रहा है मेरे पास ये पाइप है, इस पाइप के अंदर एक साइड 1 है एक साइड 2 है।
हमेशा यू स्टार्ट फ्रॉम साइड 1 यू गो इन साइड 2। अज्यूम करें कि मैंने इस पाइप के अंदर कोई चीज डाली है, कोई फ्लूइड डाला है, ये फ्लो कर रहा है। क्या मुझे इस पॉइंट के ऊपर ये फ्लो मिल सकता है या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं? यस या नो? यस सर। यस। कैसे फाइंड आउट कर Yes. सकता हूं? कैसे फाइंड आउट कर सर सकता हूं? एरिया पता चल जाएगा तो वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मुझे डेफिनेटली एरिया मालूम पड़ जाएगा क्योंकि इस पाइप का कोई डायामीटर होगा। ये तो एक फिगर है ना, इस पाइप का डेफिनेटली आपको कोई डायामीटर दिया जाएगा। तो मुझे मेरा एरिया भी मालूम हो सकता है और मुझे मेरी गिवन वेलोसिटी भी मालूम हो सकती है। तो कहने की बात यह है कि मैं फ्लो रेट मालूम कर सकता हूं जो इस पॉइंट के ऊपर है मेरे पास। अब यू ऑल्सो नो दैट mass cannot be created nor destroyed या एनर्जी कंजर्व होती है। तो जो मेरी फ्लो रेट यहां पर जा रही है, जो मैंने फ्लो रेट इस पाइप में दी है, वही फ्लो रेट इधर भी जाएगी और इसी फ्लो रेट के साथ वो बाहर निकलेगा। दैट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, दैट द फ्लो रेट विल नॉट चेंज। I will show you how the flow rate will not change, but the continuity equation says कि आपकी जो फ्लो रेट इनिशियली आप दे रहे हो ना, वही फ्लो रेट आपको बाहर मिलेगी, even though the pipe is different। यहां पर आपकी जो फ्लो रेट इस पॉइंट के ऊपर है, वही फ्लो रेट आपकी इस पॉइंट पे है, वही फ्लो रेट आपकी इस पॉइंट पे है, वही फ्लो रेट आपकी इस पॉइंट के ऊपर है। Flow rate will not change. That is the equation of continuity। अब एक स्टूडेंट मुझे ये चैलेंज कर सकता है कि यहां पर फ्लो रेट क्यों नहीं चेंज होगी? यस सर, क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं चेंज होगी? इसका अभी थोड़ा से देर में मैं इसका आपको आंसर बताता हूं, मगर इस चीज पे क्या चीज चेंज होगी ये मुझे बताएं। देखने में आपको एरिया चेंज होगी। एरिया के साथ साथ क्या चेंज होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम का तो लिंक ही नहीं है ना, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट तो दूसरी चीज है। सर वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो वो आपस में चेंज होकर वही फ्लो रेट बनेंगे। दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मैं उधर आऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ फिगर दिखाना चाह रहा हूं। फिगर के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि बाय कॉमन सेंस जिस जगह का एरिया ज्यादा होगा उधर वेलोसिटी क्या होगी? मैथमेटिकली वेलोसिटी कम होगी सर। वेलोसिटी कम होगी, और जिधर एरिया कम होगा उधर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अगर हम इसके साथ नंबर गेम खेल लें, नंबर गेम खेलने का मतलब है, अभी आपको मैंने सिर्फ बता दिया है कि क्वांटिटी इक्वेशन में फ्लो रेट सेम है। अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरी फ्लो रेट यहां पर 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो मेरी फ्लो रेट यहां भी 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। मगर अगर मेरी एरिया यहां पर कम है, मेरी एरिया यहां पर 2 मीटर क्यूब है, सॉरी मेरी एरिया यहां पर 2 मीटर स्क्वायर है, मेरी एरिया यहां पर 3 मीटर स्क्वायर है, तो 2 मीटर स्क्वायर पे मेरी वेलोसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू 3 मीटर स्क्वायर। जिधर आपका एरिया ज्यादा है वहां पर आपकी वेलोसिटी कम है, और जिधर आपका एरिया कम है वहां पर आपकी वेलोसिटी ज्यादा है। दिस इज अ क्विक वे टू चेक योर आंसर। जब आप अपने कैलकुलेशंस करेंगे ना, आपने अपने कैलकुलेशन कर लिए तो मैं आपको कैलकुलेशन में भी दिखाऊंगा, मगर ये एक रीचेक का मेथड है कि आपने सही किया है या गलत किया है। ये प्रिंसिपल याद रख लें, मोर द एरिया, एरिया ज्यादा है वेलोसिटी कम है, स्लोअर बॉडी है। जितनी एरिया कम है उतनी वेलोसिटी ज्यादा है। तो ये तो मैं आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखा रहा था, अभी इसकी डिटेल पे आते हैं और मैं आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव कर कर दिखाता हूं। द पाइप इज गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड इज शोन। अब वही बात है व्हाट आई टोल्ड यू, अ फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम सेक्शन 1 to section 2 at a constant rate।
मेरे पास यहां पर एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये मेरा सेक्शन 1 है, ये मेरा सेक्शन 2 है. It is flowing at a constant rate. Okay. The quantity of fluid flowing past any section in a given amount of time is constant. यही मैं आपको बोल रहा था कि कोई भी टाइम पे, चाहे वो 1 सेकेंड हो, चाहे 2 सेकेंड हो, चाहे वो 3 सेकेंड हो, ये जो फ्लो होता है ना, ये कांस्टेंट होता है. अब विथ टाइम अगर कोई भी फ्लो या कोई भी पैरामीटर कांस्टेंट हो तो उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट. मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग के अंदर 2 टर्म्स बताई थी, एक थी स्टेडी स्टेट, एक थी अनस्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट का मतलब ये हुआ कि इट इज that state in which the parameters are independent upon time. Steady state condition वो condition होती है जहां पर आपका flow rate, pressure, temperature, density, any parameter at any interval of time is going to be constant and will not change. क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं, let's say 10 सेकेंड के ऊपर मेरा टेम्परेचर 100 है, 30 मैंने क्या बोला था, 10 सेकेंड पे 30 सेकेंड के ऊपर तब भी वो 100 है, 50 सेकेंड के ऊपर तब भी वो 100 है. अगर मेरी प्रोसेस 100 पे खत्म हो रही है और तब भी वो 100 है, दिस होल प्रोसेस इज स्टेडी स्टेट. क्योंकि आपका टाइम, जहां से स्टार्टिंग प्रोसेस से एंड प्रोसेस तक आपका टाइम खत्म हो गया मगर आपका पैरामीटर चेंज नहीं हुआ. दैट इज योर स्टेडी स्टेट कंडीशन. अनस्टेडी स्टेट कंडीशन का क्या मतलब होता है कि योर पैरामीटर्स चेंज विद टाइम. अगर 10 सेकेंड के ऊपर मेरी फ्लो रेट है 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 15 के ऊपर वो हो गई 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 20 के ऊपर वो हो गई 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड. These are unsteady state condition. अगर एक भी पैरामीटर चेंज हो गया, that is an unsteady state condition. क्लियर हो गई बात? तो steady state condition is the condition in which your parameters are independent of time. Your value is going to remain same or constant as time passes on. So इसी तरह यहां पर लिखा हुआ है the quantity of fluid flowing past any section in a given amount of time is constant. तो ये जो हम continuity equation derive कर रहे हैं, we are assuming that the continuity equation is derived for steady state condition. That is one assumption of the continuity equation, which means that अगर मैं 0 सेकेंड के ऊपर यानी 1 सेकेंड के ऊपर फ्लो यहां पर करूं और मेरे पूरे पाइप के दूसरे एंड पे 10 सेकेंड के ऊपर पहुंचता है और मैं 1 सेकेंड इंटरवल्स के ऊपर चेक करूं, यानी टाइम 2 पे चेक करूं, टाइम 3 पे चेक करूं, टाइम 4 पे चेक करूं, 5 पे चेक करूं और ग्राफ बनाने के लिए हर पॉइंट के ऊपर मैं चेक करूं, हर पॉइंट के ऊपर मेरा जो फ्लो है वो कांस्टेंट होगा. बात समझ आई है? यस सर. सही है. तो ये स्टेडी स्टेट कंडीशन है. अब डेरिवेशन की तरफ आए. अगर मैं कोई फ्लूइड ऐड नहीं करूं, कोई फ्लूइड ऐड नहीं करूं, जितना मैंने ऐड शुरू में किया है वो ही किया है, कोई फ्लूइड में ऐड नहीं करूं, स्टोर नहीं करूं या रिमूव नहीं करूं सेक्शन 1 सेक्शन 2 के बीच में, मेरे पास ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है. इनिशियली मैंने इधर एक फ्लूइड ऐड किया और दोबारा मैं फ्लूइड ऐड नहीं करूं, या मैं इधर से फ्लूइड रिमूव नहीं करूं, या मैं फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं करूं. अगर मैं कोई चीज नहीं करता हूं तो जितना मास कंजर्वेशन क्या होता है, जितना आपने मास डाला है उतना ही मास आपका बाहर निकलेगा. तो अगर मैं कोई चीज ऐड, रिमूव या सब्ट्रैक्ट या कुछ नहीं कर रहा हूं तो जितना फ्लूइड मैं यहां डाल रहा हूं सेक्शन 1 में उतना ही फ्लूइड मुझे सेक्शन 2 से मिलेगा ना. एक्स्ट्रा फ्लूइड तो नहीं आ सकता.
अगर मैं 10 मीटर क्यूब फ्लूइड डाल रहा हूं सेक्शन 1 में, तो बाहर क्या निकलेगा दूसरे सेक्शन से? मीटर क्यूब ही आएगा। 10 मीटर क्यूब ही निकलेगा। दैट इज इमटेरियल के इसका डायमीटर डिफरेंट है, इसका वेलोसिटी डिफरेंट है। आई डोंट केयर फॉर दैट राइट नाउ। I am caring for how much fluid I am entering in one section and how much I am getting in the second section. Your whole diagram is divided into two. ये जो 1 लिखा है this is section 1, ये जो 2 लिखा है ये section 2 है। तो मेरा fluid वही रहेगा। तो ये अब इस प्रिंसिपल को देखें। If no fluid is added, stored or removed between the section 1 and section 2, then the mass of fluid flowing past section 2 in a given amount of time must be the same as in section 1. Conservation of mass. Input is equal to output. जितना आप मास अंदर डालोगे उतना ही आप मास बाहर निकालोगे। तो आपको ये मालूम है कि अगर मास चेंज नहीं हो रहा तो आप एक इक्वेशन बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ मास फ्लो रेट। इफ m1 इज इक्वल टू m2 इन टर्म्स ऑफ मास, तो मास फ्लो रेट क्या होगी? मास फ्लो रेट हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है मास इज इक्वल टू रो ए यू। रो ए यू कैसे आया? रो क्यू। तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी कि कंडीशन 1 के अंदर रो 1 a1 u1 इज इक्वल टू कंडीशन 2, यानी जो एंड पॉइंट है रो 2 a2 u2। ये इक्वेशन समझ आई? ये स्लाइड समझ आई? यस सर। सही है ना? अगर किसी को समझ नहीं आई तो अभी मुझसे पूछ लें। एनीवन? सर ये रो क्या है? डेंसिटी। मास फ्लो रेट हमने यहां निकाली थी ना, जब मैंने आपको मास फ्लो रेट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट से रिलेट किया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इज इक्वल टू रो क्यू, और क्यू क्या होता है? यू ए। मास फ्लो रेट है ना, ये वाला इक्वेशन देखिए, ये देखें मास फ्लो रेट m इज इक्वल टू रो क्यू। रो इज योर डेंसिटी। उसके बगैर आपको मिलेगी नहीं मास फ्लो रेट। ये फॉर्मूला है मास फ्लो रेट का। क्लियर हो गया? यस सर। ये सिर्फ 1 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने उस सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। अब आगे चलते हैं। और ये the equation on the previous slide is a mathematical statement of principle of continuity and called continuity equation. ये जो इक्वेशन है ना, रो 1 a1 u1 is equal to रो 2 a2 u2, this is the equation of continuity. अगर आपसे कोई continuity equation पूछे तो आप ये बोलोगे रो 1 a1 u1 is equal to रो 2 u2 a2। ये continuity equation, ये इक्वेशन, हाँ ये इक्वेशन है। अब देखें अब ये इक्वेशन फर्दर कैसे डिराइव होती है। ये इक्वेशन रिलेट क्या करती है? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन नंबर 1, इट रिलेट्स द फ्लूइड डेंसिटी। रो देखें, फ्लूइड की डेंसिटी रिलेट करती है। किस चीज से रिलेट करती है? फ्लो एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट 2 सेक्शंस ऑफ सिस्टम इन विच देयर इज स्टेडी फ्लो। तो अगर मैंने आपसे ये पूछा डिफाइन द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, थ्योरी के अंदर अगर मैंने आपसे ये पूछा, सबसे पहली बात तो आपको ये कहनी है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन रिलेट्स रो द डेंसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ 2 सेक्शंस। 2 सेक्शन लिखना जरूर भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर 2 सेक्शन नहीं है तो कंटिन्यूटी कैसे बनती है? आप एक सेक्शन के अंदर कंटिन्यूटी नहीं बना सकते। That is why the equation of continuity is an equation of to check the flow rate between 2 points. कोई चीज कंटिन्यूअस होगी ना, अगर एक फ्लो रेट एक चीज एक एंड में आ रहा है तो वो कंटिन्यू होकर दूसरे एंड में जाएगा ना, यहां से नाम निकला है कॉन्टिन्यूटी, यानी वो कंटिन्यू हो रहा है। बात समझ आई?
तो डेफिनेशन के अंदर सिर्फ ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्लूइड डेंसिटी, फ्लो एरिया और वेलोसिटी है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है और एट टू सेक्शंस ऑफ सिस्टम। और तीसरी बात इक्वली इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो लिखना नहीं भूलिएगा। तो प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये कि इट रिलेट्स फ्लूइड डेंसिटी विथ एरिया एंड वेलोसिटी। सेकंड पॉइंट ये between two different sections, a section 1 and a section 2। तीसरा पॉइंट ये स्टेडी स्टेट कंडीशन। अगर आप स्टेडी स्टेट कंडीशन लिखना भूल गए तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि आपका मतलब है अनस्टेडी स्टेट कंडीशन। अनस्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन नहीं हो सकता। One of the major assumptions of continuity equation is that continuity equation takes place under steady state condition। क्यों? क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरी फ्लो रेट एट दिस पॉइंट वुड बी द सेम एज द फ्लो रेट एट दिस पॉइंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। और अगर फ्लो रेट चेंज नहीं हो रही विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट मीन्स दैट दिस इज अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। अगर मैंने इसको ये अज्यूम कर लिया कि ये फ्लो रेट चेंज हो गई, तो फिर आई कैन नॉट डिराइव द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। यहां तक बात समझ आई? Yes, sir. यस सर। चलें, ओके। So this was your main continuity equation. This was your definition of your continuity equation. अब ये जो मैंने इक्वेशन दिया है ना, इट इज वैलिड फॉर ऑल फ्लूइड्स, यानी लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी। अब एक बात मुझे बताएं कि मैंने आपको पहले तो ये बताया हुआ था कि जो लिक्विड होता है ना वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, जो गैस होता है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। अगर आप जो फ्लूइड यूज कर रहे हो पाइप में, जो पहले मैंने पाइप बनाया है, उसके अंदर अगर आप एक फ्लूइड यूज कर रहे हो जो इनकंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है यानी लिक्विड है, फॉर एग्जांपल आप वाटर यूज कर रहे हो, तो क्या होगा? तो ये होगा कि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर वी अज्यूम दैट द डेंसिटी इज सेम। For an incompressible fluid, I repeat, the density is same at both sections. For a compressible fluid, the density is different at both sections and must be found out. तो अगर मेरा density same है for a incompressible fluid, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि I can cancel this and I can cancel this। दोनों साइड पे अगर वही वैल्यू है तो ρ1 is equal to ρ2। तो अगर आप कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन टाइप करेंगे गूगल पे, कहीं पर आपको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन दिखेगी एज u1a1 is equal to u2a2। That is also the continuity equation, but it is the continuity equation for what? It is the continuity equation for incompressible fluid, meaning all liquids। बात समझ आई? यस सर। सही है। तो इस इक्वेशन को ये देखकर नहीं बोलिएगा कि दिस इज नॉट द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अगर कोई स्टूडेंट ये भी लिख देता है दिस इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, इट विल बी मार्क्ड करेक्ट, बट दिस इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर अ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, ये लिखना नहीं भूलिएगा। ये जो इक्वेशन मैंने आपको दी है, दिस इज जनरल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, दिस इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर एनी फ्लूइड। मगर अगर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड हो, दिस इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर अ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड और फॉर लिक्विड। ये देखें लिखा हुआ भी है, the equation of continuity for liquids then becomes a1 u1 is equal to a2 u2। और डेफिनेशन ही इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की होती है कि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इज अ फ्लूइड इन विच द डेंसिटी रिमेन्स द सेम। वही बात हो गई, इफ द टू डेंसिटीज आर इक्वल दे कैंसल आउट ईच अदर।
तो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर लिक्विड्स बिकम्स दिस। तो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को डेरिवेशन के फॉर्म में दूं तो आपको सर डिराइव भी आवाज करना सही आना नहीं आ चाहिए। जी कुछ बोल रहे हैं? ये सर वो आवाज कट गई थी आपकी। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अभी क्लियर है? सर आ रही है कभी सही फिर कट जाती है, यहाँ सही आ तो रही है मेरा अभी। ख्याल है फिर आपका कनेक्शन है, क्योंकि बाकियों ने तो कंप्लेन नहीं की है इसकी। बाकियों को क्लियर है? मुजम्मिल आपके पास क्लियर है? यस सर क्लियर है। एरिया का मसला होगा फिर। तो अगर मैं आपको डेरिवेशन करने को बोलूं तो आप ये डिराइव भी कर सकते हैं। सपोज मैं आपको एग्जाम में ये बोल दूं, शो दैट द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इज A1U1 is equal to A2U2 यूजिंग द फॉलोइंग डायग्राम। अगर मैं आपको डायग्राम दे दूं तो अच्छी बात है, अगर आपको डायग्राम नहीं दूं तो आप खुद भी एक स्केच बनाकर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इक्वेशन डिराइव करना होगा, अगर आपको ये इक्वेशन डिराइव करना होगा, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? आप ये स्केच बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि मैं स्टेडी स्टेट कंडीशन के ऊपर हूं। आप दो सेक्शन दिखाएंगे, आप बोलेंगे कि आई एम अज्यूमिंग स्टेडी स्टेट कंडीशन बिटवीन टू सेक्शंस। उसके बाद आप ये दिखाएंगे मास के, एक अजम्पशन होता है मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये जाहिर सी बात है आप मैथमेटिकली शो नहीं कर सकते, मगर आप इसको लिख कर बोल सकते हैं मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड if nothing is added। ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना, if nothing is added, stored or removed। so on basis of that you can say m1 is equal to m2। जब आपने m1 is equal to m2 लिख दिया तो फिर आप उस m1 is equal to m2 को एक्सपैंड कर सकते हैं। रो 1 a1 u1 is equal to रो 2 a2 u2। इसके साथ आप लिख सकते हैं द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर ऑल फ्लूइड्स। मगर मेरा सवाल यहां नहीं था, मेरा सवाल था रो 1 a1 is equal to रो 2 u, मेरा सवाल था a1 u1 is equal to a2 u2। तो इस स्टेप के बाद आप बोलेंगे a fluid can be incompressible or compressible। for an incompressible fluid density is the same। if density is same you can cancel out this density। so for an incompressible fluid you get this equation a1 u1 is equal to a2 u2, hence proved। कोई मसला? नो सर। सही है। अब एक और बात देखें, जनरल फ्लो रेट क्या थी? जनरल फ्लो रेट इक्वेशन क्या था? रो 1 U1 A1 सर ना इज ना इक्वल ना, टू ये नहीं फ्लो रेट Q is इक्वेशन। equal to UA। UA। Q is equal to UA, that is the flow rate equation। तो अगर मैं ये साइड देखूं A1 U1 को, तो क्या अगर ये वन टर्म्स में है तो इसको भी मैं Q1 के टर्म्स में लिख सकता हूं। अगर Q is equal to UA तो ये मैं ये नहीं लिख सकता Q1 is equal to A1 U1, और इसी तरह मैं यहां पर Q2 लिख सकता हूं बिकॉज Q2 is equal to A2 U2। यस समझ सर। आई? तो यस सर। मेरे पास क्या बन गया? Q1 is equal to Q2। प्रूव हो गई जो मैं बात कर रहा था। मैंने शुरू में जब डायग्राम दिखाई थी सबसे पहले मैंने क्या बात की थी कि जो मेरी यहां पर फ्लो रेट होगी वो मेरी यहां भी फ्लो रेट होगी, जो मेरी यहां भी फ्लो रेट होगी, जिसपे आप लोग बोल रहे थे कि ये फ्लो रेट सेम क्यों है। बात समझ आई? तो अगर मेरी यस सर। फ्लो रेट यहां पर 5 है तो मेरी फ्लो रेट यहां पर 5 है, मेरी फ्लो रेट यहां पर 5 है, मेरी फ्लो रेट यहां पर 5 है। फ्लो रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर एरिया, मतलब उस सेक्शन की एरिया। अगर आप दो सेक्शन के बीच में देख रहे हैं तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बोल ही ये रही है कि जो आपकी इनिशियल फ्लो रेट है वही आपकी फाइनल फ्लो रेट होगी, हर पॉइंट के ऊपर वही फ्लो रेट होगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन का मकसद ही ये है। इसको हम प्रैक्टिकली सर वो कर देख सकते हैं कि कैसे सेम है। ये आई थिंक ये आपको लैब में पूछ लीजिएगा, मेरा ख्याल है हमारे पास एक प्रैक्टिकल है इसके ऊपर। मैं अपने खैर लेक्चरर से पूछूंगा अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन का वो
प्रैक्टिकल हमारे पास है या नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। आज सर अभी अभी मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा ना, तो जो लैब्स आपको कराएंगे उनसे मैं लेक्चर से पूछूंगा कि हमारे पास कोई अपैरेटस यहाँ पर है, क्योंकि हमारे पास सिलेक्टिव अपैरेटस होते हैं कोई कंटिन्यूटी इक्वेशन दिखाने का, तो मुझे वो बता देंगे, तो आई विल लेट यू नो, ग्रुप पे आई विल पुट अ मैसेज। अच्छा, अब ये अगर मैंने आपको बात समझा दी, Q1 इज इक्वल टू Q2, तो अब आपको ये बात भी समझ आ गई कि अगर ये इक्वेशन देखा जाए, अब जो मैंने पहली बात की थी ना, अभी मैं न्यूमेरिकल की तरफ नहीं आ रहा हूं, अभी ये देखें, अगर Q1 इज इक्वल टू Q2, इसका मतलब ये है कि फ्लो रेट दोनों की सेम होगी। तो अगर यहां पर ए वन में लेता हूं सेक्शन वन, A1 का अगर एरिया बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली A2 का एरिया छोटा होगा ना, और A1 का एरिया बड़ा होगा तो वेलोसिटी बड़ी होगी, और यहां पर वेलोसिटी छोटी होगी। वो बात क्लिक कर रही है अब? यस सर। Yes, सही sir. है ना? तो दोनों एरिया डिफरेंट होंगे, पहली बात तो ये, कंटिन्यूटी इक्वेशन सेम एरिया के ऊपर बन नहीं सकता। एंड ऑब्वियसली अगर दो एरिया डिफरेंट होंगे तो दो वेलोसिटी डिफरेंट होंगी। तो अगर इसका एरिया 4 टाइम्स बड़ा है तो इसके वेलोसिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट आएगा। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। इनका पर्पस क्या है कि आपकी फ्लो रेट को कांस्टेंट रखें। So area in the continuity equation, the area and the velocity can change, but your flow rate will not change. तो अब अगर हम बात करते हैं बैक टू दिस फिगर, इस फिगर के अंदर हम बात कर रहे थे दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन। मुझे इस फिगर को सिर्फ देखकर ये मालूम था कि मेरा फ्लो रेट यहां पर सेम है, मगर मुझे इधर की वेलोसिटी नहीं मालूम हो सकती, ना इधर का एरिया मालूम हो सकता है। क्यों नहीं मालूम हो सकता? इधर का सर? जी, कहाँ का एरिया और वेलोसिटी ये मालूम ये नहीं? सेंटर जहां पर मेरा माउस है, ये मुझे इसलिए नहीं मालूम हो सकता क्योंकि मुझे यहां पर डायमेंशंस नहीं मालूम है। अगर मैं यहां पर वेलोसिटी ढूंढना चाहूं या इस सेक्शन की एरिया ढूंढना चाहूं, तो उसका क्या तरीका होगा? उसका ये तरीका होगा कि आई विल हैव टू डू द कंटिन्यूटी इक्वेशन बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन सिर्फ दो पॉइंट के बीच में हो सकता है। उसका मतलब ये मेरा सेकंड सेक्शन हो जाएगा और ये मेरा थर्ड सेक्शन हो जाएगा। फिर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूंगा, 2 और 3 को कंपेयर करूंगा। जैसे अगर कोई स्टूडेंट ये बोल रहा था ना कि फ्लो रेट क्यों चेंज नहीं होगी, फ्लो रेट तो चेंज नहीं होगी, मगर यहां पर एरिया भी डिफरेंट होगा, वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा कंपेयर टू द एरिया एंड वेलोसिटी ओवर हियर। मैं वही चीज करता, देन आई वुड कंपेयर दिस सेक्शन विथ दिस सेक्शन, एंड ऑब्वियसली टू कंपेयर दिस सेक्शन आपको या तो कोई वेलोसिटी दी जाती, या आपको बोला जाता कि ये जो रीजन है इसकी कोई डायमेंशंस हैं टू फाइंड द एरिया। तो अगर आपको एरिया मिल जाती तो आप इस सेक्शन का वेलोसिटी ढूंढ सकते थे, और अगर मैं आपको इस सेक्शन की वेलोसिटी ढूंढता तो ऑटोमेटिकली आप इस सेक्शन का एरिया ढूंढ सकते थे। मगर एक वक्त में आप दो पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि इस पॉइंट के अंदर फ्लो रेट सेम नहीं है। ऑल द वे फ्लो रेट सेम है। समझ आई आपको बात कंटिन्यूटी इक्वेशन की? Yes, sir. ये जो प्रिंसिपल है ना, ये पूरी फ्लूइड डायनेमिक्स की तकरीबन जान है। अगर आप कंटिन्यूटी इक्वेशन भूल गए ना, तो समझे आपके मतलब, इन अदर वर्ड्स, यू हैड अ हार्ट अटैक। इसका ये मिसाल ले लें, आपका अगर हार्ट फंक्शन करना रुक जाता है, यू आर डेड। सिमिलरली अगर आप कंटिन्यूटी इक्वेशन भूल गए, आप फ्लूइड डायनामिक्स नहीं कर पाते। पूरी उसकी जान ही इसमें है, फ्लूइड डायनामिक्स की। ओके।
ये वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, ये वर्क एग्जांपल है, ये आपको मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो प्रॉब्लम्स जो मैं आपको बोल रहा हूं दिखाने के लिए वो आप लेकर आए, ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखें, assuming that in the previous figure, जो मैंने आपको प्रीवियस फिगर दिया था, we are assuming the same pipe, आपको मैंने डायमीटर्स दिए हुए हैं ऑफ अ पाइप सेक्शन 1 एंड 2 50 मिलीमीटर एंड 100 मिलीमीटर। एक बात तो तय कर लें, जब आप आंसर दें ना उसको एसआई यूनिट में दीजिएगा, जिसका मतलब ये हो, क्योंकि देखें डेंसिटी आपकी एसआई यूनिट के अंदर है, वेट आपका एसआई यूनिट के अंदर है, तो मिलीमीटर इज नॉट एन एसआई यूनिट, आपने मीटर करना पड़ेगा। अच्छा, assuming that in the previous figure the diameter of pipe at section 1 and 2 are 50 millimeter and 100 millimeter respectively, water at 70 degree is flowing with an average velocity of 8 meter per second at section A, section 1। assuming that आपको ये भी दिया गया है कि 70 डिग्री के ऊपर आपको स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी दी गई है, और इसकी वजह है देने के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा। Assuming that the specific weight and density of water at 70 degree are 9.59 kilonewton per meter cube, 978 kg per meter cube respectively, आपने ये 4 पार्ट करने हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको पहला पार्ट तो ये है वेलोसिटी एट सेक्शन 2। आप क्वेश्चन को देखकर क्या बता सकते हैं वेलोसिटी के बारे में? डेटा देखकर। स्टेबल है सर। 100 वाली साइड पे सर उसकी वेलोसिटी कम होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी, यानी आपका जो भी आंसर होगा वो 8 मीटर से कम होना चाहिए। ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं कि अगर आपका आंसर 8 से ज्यादा हुआ तो ये गलत हो जाएगा। 8 से कम होना चाहिए आपका आंसर लॉजिकली, क्योंकि 100 वाली साइड जो साइड 2 है, अगर डायमीटर बड़ा है तो एरिया बड़ी होगी, एरिया अगर बड़ी होगी तो डेफिनेटली वेलोसिटी कम होगी। जब उसने सेक्शन 1 में आपको बोला हुआ है कि मेरी वेलोसिटी 8 है 50 मिलीमीटर के साथ, 50 मिलीमीटर डाया के साथ, तो 8 से बड़ा आंसर कैसे आ सकता है 100 मिलीमीटर डाया के साथ? तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले मैं वेलोसिटी कैसे ढूंढूंगा सेक्शन 2 के अंदर, आपको क्या लगता है? मैं आपको आंसर दे सकता हूं बट आई वांट टू सी योर आउटपुट। हाउ डू आई फाइंड द वेलोसिटी? मेरे पास फ्लो रेट तो है ही नहीं, वेलोसिटी में कैसे ढूंढूंगा? सर पहले एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। और इक्वेशन कौन सा यूज करूंगा? एरिया कैसे कैलकुलेट करूंगा? एरिया अगर कैलकुलेट करूंगा तो वेलोसिटी कैसे मिलेगी? इंफॉर्मेशन देखें आपके पास क्या क्या है। इट इज ऑलवेज बेटर टू पुट द इंफॉर्मेशन ऑन वन साइड ऑफ बोथ द सेक्शंस। सर स्पेसिफिक वेट भी दिया है और वो वेट स्पेसिफिक वेट और साथ में डेंसिटी भी दी है। हाँ, मगर वेलोसिटी के अंदर तो हमारा स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी का तो ताल्लुक ही नहीं है ना। स्पेसिफिक वेट सर और डेंसिटी कहां पर यूज होता है? वेट, फ्लो फ्लो रेट वाली रेट। इक्वेशन में सर। हाँ, मेरा पहला पार्ट तो है वेलोसिटी एट सेक्शन 2। और देखें, अगर ये क्वेश्चन देने का मकसद ये है 4 पार्ट में है। अगर मैं आपको डायरेक्टली मास फ्लो रेट बोलता ना तो आपको ये सारे पार्ट ढूंढने पड़ते, और तब आपका क्वेश्चन भी कुछ 10 नंबर का होता है या ज्यादा नंबर का होता। ये पार्ट्स में डिवाइड इसलिए है क्योंकि हर जो क्वेश्चन है वो ऊपर वाले पार्ट से रिलेटेड है। तो अगर आपने सबसे पहला पार्ट गलत किया तो अल्टीमेटली सारे पार्ट गलत हो जाएंगे। बताएं वेलोसिटी कैसे ढूंढेंगे? दिमाग में क्या आता है? सर A1 U1 इज इक्वल टू A2 U2 से कर लें। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका डेटा ही यहां पर है। तो सबसे पहले तो आप कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। आपका वो बात भी सही थी कि एरिया ढूंढेंगे, मगर अगर आप एरिया ढूंढते तो आपके पास इक्वेशन ही नहीं बनता। आपको वेलोसिटी ढूंढनी है ना, तो सबसे पहले आप क्या करें, आप दोनों आउटलेट्स का डेटा लिख लें। इनलेट के ऊपर यानी सेक्शन 1, आउटलेट के ऊपर सेक्शन 2। मैंने सिर्फ डेटा कॉपी कर लिया है। ये जो चीजें हैं ये तो दोनों में कॉमन है, स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक डेंसिटी, बट दीज आर एट 70 डिग्रीज।
सबसे पहले तो आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लिखें और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से आप इसको सॉल्व करें। u1a1 इज इक्वल टू u2a2। आपने इसको सॉल्व कर लिया। पाई पाई मैंने वैसे ही रहने दिया क्योंकि मुझे मालूम था दोनों साइड पे पाई कैंसिल हो जाएगा। आपको आपकी u2 मिल गई और u2 देख लें 2 मीटर पर सेकेंड है जो कि कम है। उसका एरिया डबल हो रहा था, उसका डबल हो रहा था एरिया। अच्छा एक ट्रिक भी आपको मैं बता दूं, ये मगर सिर्फ उस वक्त ट्रिक है अगर डबल हो रहा हो, तो एग्जाम में ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि मैं आपको डबल दूंगा, क्योंकि डबल का मतलब ये है कि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है मैं आपको ट्रिपल दे दूं या 1.5 टाइम्स दे दूं, मगर वैसे ट्रिक क्या है कि अगर एरिया डबल वो सॉरी डायमीटर डबल हो रहा है ना, तो वेलोसिटी 4 टाइम्स कम हो रही है, क्योंकि वो स्क्वायर का फैक्टर आ जाता है। सिंपल मैथ है ये कि रिलेशन होता है ना, डायरेक्टली रिलेटेड है, मगर क्योंकि एरिया का रिलेशन है तो डबल के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, सॉरी, मगर एरिया के रिलेशन की वजह से वो एक फैक्टर हाफ ज्यादा हो जाता है। डायरेक्ट इनवर्सली रिलेटेड होता तो ये होता कि अगर डबल हो रहा है तो हाफ हो रहा है, मगर क्योंकि एरिया हो रहा है तो डबल के साथ 1/4 हो रहा है। मगर खैर इस बात को छोड़ दें, कैलकुलेशन इज ऑलवेज बेटर। तो ये समझ आया कि आपको 2 मीटर पर सेकंड कैसे मिला? यस सर। मैंने कुछ नहीं किया। नो सर। नहीं समझ आया? देखें ये फॉर्मूला तो समझ आया ना, u1a1 इज इक्वल टू u2a2, ये समझ आ गया। यस सर। अब मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की। मुझे u1 की वैल्यू 8 गिवन थी। एरिया के लिए मैंने क्या किया, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। मैं पाई की वैल्यू 3.14 लिख सकता था, मगर मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मुझे मालूम है दोनों साइड पे पाई है, मेरे लिए ज्यादा आसानी है कैंसिल आउट करने के लिए। तो मैंने लिख दिया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। मेरा जो एरिया 1 था उसका डायमीटर 50 मिलीमीटर था। मैंने आपको कहा है कि एसआई यूनिट्स में मीटर को कन्वर्ट कर लें, तो 50 मिलीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 50 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया। मिलीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं और उसको मैंने स्क्वायर कर दिया, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर मुझे u2 मालूम नहीं था, यही तो मुझे मालूम करना है। दूसरी साइड पे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 किया तो डायमीटर मेरा 100 मिलीमीटर था, तो अगेन 100 इंटू 10 टू द पावर -3 किया और उसको स्क्वायर कर दिया। अब मुझे मालूम है कि दोनों साइड के ऊपर पाई बाय 4 कॉमन है, तो मैंने पाई यहां से काटा पाई बाय 4 और मैंने पाई बाय 4 यहां से काटा, सिंपली सॉल्व कर दिया। 50 इंटू 10 टू पावर -3 होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई बाय 8, ये 0.01 है, 0. सॉरी ये वाली साइड है। 100 इंटू 10 टू पावर -3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय u2, ये 0.01 u2 है। और जो दूसरी साइड है 50 इंटू 10 टू पावर -3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, ये 0.02 है। सिंपली मैथ्स की 2 मीटर पर सेकेंड यूनिट देखेगा। अगर यही चीज मैं आपको इंच में देता या फुट में देता तो आप क्या करते? फर्ज करें मैं आपको डायमीटर दे देता 5.6 इंचेस, तो आप क्या करते? पहले उसको मीटर में कन्वर्ट उसको कर कन्वर्ट मीटर में करते, क्योंकि आपकी डेंसिटी भी मीटर के अंदर है। अगर आपकी डेंसिटी आपको गिवन होती फुट क्यूब, सॉरी स्लग पर फुट क्यूब में, तो तब आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। आप सिंपली क्या करते, अगर मैं आपको 5.6 इंचेस देता, आप सिंपली क्या करते कि आप उस 5.6 इंचेस को मीटर में कन्वर्ट कर लेते। किस तरह? इंचेस टू फुट, फुट टू मीटर। एक तरीका तो ये होता कि आप पहले ही कन्वर्ट कर लेते। दूसरा तरीका क्या होता, इधर तो डेंसिटी का चक्कर नहीं है ना, आप पूरा एरिया निकाल लेते और उस आंसर को आखिर के अंदर करते। मगर उसके अंदर आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी वेलोसिटी भी फुट पर सेकंड होनी चाहिए। यूनिट कंसिस्टेंसी दोनों यूनिट के अंदर, दोनों तरीके हैं। बेस्ट तो यह है कि आप शुरू में ही कन्वर्ट कर लो ताकि प्रॉब्लम ही नहीं हो। जिसने ये बोला था कि फर्स्ट पार्ट समझ नहीं आया है, आपको अब फर्स्ट पार्ट समझ आ गया जी? यस सर। अच्छा सुने, दूसरी बात ये
ये वर्क सॉल्यूशन तो है तो सही, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपको सॉल्यूशन कर कर दे दिया, एक दफा इसको घर जाकर, घर पे ही है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा आपको। क्लियर हो गया? सेकंड पार्ट पे आ जाएं। यस सर। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैसे ढूंढेंगे? जी सर एरिया का भी पता है, वेलोसिटी का भी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखें, अब आपको ये भी मालूम है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट सेम होती है, तो इट डज नॉट मैटर कि आप सेक्शन 1 का लो या सेक्शन 2 का लो। एक स्टूडेंट सेक्शन 1 का ले सकता है, दूसरा स्टूडेंट सेक्शन 2 का ले सकता है। मैंने दोनों कर कर दिखा दिए हैं। अगर मैं सेक्शन 1 कर कर देखूं तो 8 इंटू 50 इंटू 10⁻³ पाई बाय 4 करूं तो मुझे 0.0157 आ रही है। दूसरे सेक्शन के अंदर अभी अभी मैंने 2 ढूंढा और मैंने 2 लगा के किया 2 इंटू 100 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर इंटू पाई बाय 4, तब भी 0.0157 आ रही है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज द यूनिट्स, यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा। तो आपको पहला पार्ट चाहिए भी नहीं था दूसरे पार्ट के लिए। दूसरे पार्ट के अंदर आपको एक सेट ऑफ डेटा तो मालूम था, आपको फ्लो रेट तो वैसे ही मिल जाती। तो बात समझ आई? चाहे आप सेक्शन 1 को लो चाहे आप सेक्शन 2 को लो, आपकी फ्लो रेट सेम होगी, क्योंकि हमने यहां पर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाया है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होता ही है कि आपकी फ्लो रेट सेम होती है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स प्रोवाइडेड स्टेडी स्टेट कंडीशंस। इस सवाल में कोई मसला? और यहां पर मैंने लिखा भी है, सिंस वी नो दैट Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2, तो या तो मैं Q के लिए Q1 बना सकता हूं A1 U1, या तो मैं Q2 बना सकता हूं A2 U2। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? सर ये पाई/4 जो है ये फॉर्मूले में। यार बिल्कुल फॉर्मूले में। पाइप क्या होता है? पाइप सर्कुलर होता है ना। एरिया ऑफ वो क्या बोलते हैं, पाइप सिलेंडर होता है ना। तो फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला क्या होता है उसका? πd²/4। सर्कल का फॉर्मूला यही होता है ना, πd²/4। और अगर यस आपको सर। π/4 नहीं चाहिए तो आप डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, πr² कर दो। अगर आपको π/4 नहीं चाहिए तो आप πr² कर दो, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो। मगर आप एक एक्स्ट्रा स्टेप करना क्यों चाह रहे हो? πd²/4, तो ये तो उसका फॉर्मूला है ओनली फॉर पाइप्स, क्योंकि पाइप के अंदर सर्कुलर आ जाता है, पाइप्स और ट्यूबिंग के अंदर। यहां तक क्लियर है? ओके सर। यस सर। तीसरा सवाल कैसे होगा? वेट फ्लो रेट। सर स्पेसिफिक वेट भी दिया है और हमें उसका वैल्यू अभी फाइंड कर दिया फ्लो रेट का, तो दोनों को मल्टीप्लाई हाँ, कर लेंगे। आप सिंपली दोनों चीजें मालूम कर लें। अगर आपका पार्ट 2 नहीं होता, अगर आपका पार्ट 2 नहीं होता वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, और सिर्फ स्पेसिफिक और सिर्फ वेट फ्लो रेट होता, तो फिर वही बात होती कि आपको वेट को U और A से मल्टीप्लाई करना होता। या तो आप U1 A1 से मल्टीप्लाई कर देते या U2 A2 से मल्टीप्लाई कर देते। मगर क्योंकि आपने पिछले पार्ट के अंदर Q वैसे ही फाइंड आउट कर लिया है, Q आप फाइंड कर चुके हो ना, तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों करना चाह रहे हो कि आप 9.59 इंटू 10⁻³ को पहले आप 8 से मल्टीप्लाई करो U1 से, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करो एरिया से 50 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर π/4 से, और फिर फाइंड आउट करो। जब आप पिछले स्टेप के अंदर यही फाइंड आउट कर चुके हो तो यही वैल्यू इधर पुट कर लो। बात समझ आई? यस सर। इसी तरह मास फ्लो रेट होगा। मास फ्लो रेट के अंदर यही फ्लो रेट आपको गिवन डेंसिटी से मालूम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहां पर मुझे आप लोग ने ये चैलेंज नहीं किया कि यहां पर मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, वाटर की बात कर रहा हूं, मैंने डेंसिटी 978 क्यों ली? वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 9.8।
डेंसिटी, 1 होती है वाटर सर। की डेंसिटी 9.81। 1000, आप स्पेसिफिक वेट बोल रहे हैं। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 kg पर मीटर क्यूब, सॉरी 1000 kg पर मीटर क्यूब, यही होती है ना? तो ये तो मैंने तो आंसर गलत कर दिया, किसी ने पिक ही नहीं किया कि ये तो वाटर है। जी सर मीटर क्यूब है साथ में ना। तो मैं तो यूनिट नहीं देख रहा ना, वाटर की डेंसिटी क्या होती है? सर तो इधर 1000 से डिवाइड हो रहा है ना, बस इसको कैंसिल कर दे। नहीं सर यहाँ पे 70 डिग्री है ना? जी, मैं यही बोल रहा था कि यहाँ पर 70 डिग्री है। अगर आपने मेरे पहले लेक्चर सुने होते या रिकैप होता, वाटर की डेंसिटी, जो डेंसिटी होती है, स्पेसिफिक वेट होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। याद है जब मैंने आपको कहा था 4 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम डेंसिटी होती है 1000। जिस तरह आप यस सर। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपकी डेंसिटी कम होती है। याद है? याद यस आया? सर, अब याद आया। अब याद आया ना? तो एग्जाम में ये गलती नहीं कीजिएगा। इधर तो आपके लिए आसानी थी कि आपको मैंने 70 डिग्री के साथ ये बता दिया, 9.59 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 978 केजी पर मीटर क्यूब। फर्ज करें मैं आपको ये दोनों वैल्यू देता ही नहीं, तब क्या करते? ये 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको गिवन है, तो बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको नहीं गिवन है। अगर मैं आपको 80 डिग्री दे देता, 50 डिग्री दे देता, आप क्या सारी वैल्यूज रट्टे लगाकर आएंगे? उस केस में आप क्या करते? प्लीज अपने क्वेश्चन को पढ़िएगा। बिलफर्ज अगर मैंने कोई टेम्परेचर नहीं लिखा है, अगर यही सवाल होता, assuming that the previous figure the diameter of pipe is section 1 and 2 are 50 millimeter 100 millimeter, water is flowing with an average velocity, अगर सिंपली वाटर लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप उसकी स्टैंडर्ड डेंसिटी लेंगे 1000 मीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब लेंगे और उसका वेट लेंगे 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्यों? कुछ भी नहीं लिखा है। अगर टेम्परेचर लिखा है तो मैंने आपको लेक्चर 1 में बोला था कि टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट्स द स्पेसिफिक वेट एंड द डेंसिटी। बिलफर्ज मैंने आपको वैल्यूज दी नहीं है, तो घबराइएगा नहीं, अपनी डेटा शीट खोलिएगा, पेपर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको ये टेबल दी गई होगी। तो बिलफर्ज अगर मैंने आपको 80 बोला होता तो ये रट कर नहीं चली जाइएगा कि वाटर की हमेशा 1000 होती। आप 80 पे जाते, 80 पे जाकर आप ये वैल्यूज रीड करते, आप 9.53 लेते, 971 लेते। बात समझ आई? दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम टेबल्स। यस सर। तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर डेटा नहीं दिया हो, डेटा यहां नहीं दिया हो, ये लाइन डिलीटेड है और आपको सिर्फ ये लिखा है वाटर इज एट 65 डिग्रीज, तो आप क्या करते? आप आते 65 की वैल्यू रीड कर लेते। आपने सिर्फ ये वैल्यू यहां से पिक करनी थी। तो बिल फर्ज अगर आपको पहले से ही आपके टीचर्स ने बोला हुआ हो, क्योंकि मैं केमिकल में सच्ची बात है मशहूर हूं, अभी बैच 20 है जिसको मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, मेरे पास आएगा अगले साल, मगर मेरे पास आने से पहले ही उनको मालूम होता है कि मेरा जो पेपर की लेंथ होती है वो लंबी होती है, और यकीनन आपको भी ये बात मालूम होगी जो अभी लंबी नहीं थी। फाइनल पेपर हो सकता है आपका पेजेस के ऊपर हो, मगर उसका लेंथ को नहीं देखिएगा। ये फ्लूइड मैकेनिक्स पेपर है, उस लेंथ का ये मतलब है कि आपको टेबल्स गिवन की गई होंगी, कुछ टेबल्स आपके काम की होंगी, कुछ टेबल्स आपकी एक्स्ट्रा होंगी। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप करेक्ट इंफॉर्मेशन पिक आउट कर लें। तो ये लेंथ नहीं देखिएगा कि पेपर की लेंथ है, सवाल छोटे होंगे
लेंथ सिर्फ इसलिए लंबी होगी कि टेबल होगी। अगर मैं आपको ये टेबल देता हूं एग्जाम में तो कम से कम मुझे इस टेबल को इतना बड़ा तो बनाना पड़ेगा ना कि आपके पास विजिबल हो। अगर आपके पास विजिबल नहीं होगी तो फायदा क्या है उस टेबल का? बात समझ आ यस रही है? सर, ये टेबल सर भले जितने बनाए, पेपर बस सर। आप लोग पेपर की लेंथ देखकर उससे घबराते हैं, एक उससे और पार्ट से। मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे 4 साल हो गए दाऊद में, 4 साल के अंदर मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, हर बैच के ऊपर है। यकीन कर लें, जो मैंने आपको कहा है ना, जो अभी मेरे पास केमिकल का बैच आना है अगले साल, उनको पहले से ही मालूम होगा, हर साल मालूम होता है। तो खैर वो अलग बात है, वो पेपर से पहले हम बात करेंगे उसकी। तो टेबल रीड करनी आ गई? यस सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना टेम्परेचर लाजमी देखिएगा। टेम्परेचर नहीं गिवन है तो 1000 और 9.81 वैल्यूज लेंगे। और हो सकता है उस वक्त तो मैं आपको टेबल ही नहीं दूं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर की स्टैंडर्ड डेंसिटी 1000 है और 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब उसका स्पेसिफिक वेट है। तो ये नहीं बोलिएगा कि टेम्परेचर भी नहीं दिया है, टेबल भी नहीं दी है। टेम्परेचर नहीं दिया है, स्टैंडर्ड वैल्यू। टेम्परेचर दिया है तो यू हैव टू फाइंड आउट योर वैल्यू फ्रॉम द टेबल। ये सेकंड मेथड था। फर्स्ट मेथड आपको मैंने बताया कि आपको सारा डेटा गिवन है। सेकंड मेथड आपको बताया कि डेटा मैंने हिडन कर दिया है पर टेबल गिवन है। अब बताएं थर्ड मेथड क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। फर्ज करें मैंने आपको यहां पर टेम्परेचर दिया हो 72 डिग्री। अब क्या करेंगे आप? क्या करूंगा मैं 72 अगर होता? जी तो 70 वाला वेलोसिटी लगा और लेंगे सर। क्या नहीं, ये खोल जाओ, क्या लगाता मैं 72 के लिए? 25। अब मैं 75 भी लगा सकता हूं, 70 भी लगा सकता हूं, कौन सी लगाता? सर 70। 70। 70 क्यों लगाता? अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बोला कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो अगर मैं 1 डिग्री भी चेंज कर दूं, क्या कुछ इफेक्ट नहीं होगी डेंसिटी के ऊपर, बेशक वो पॉइंट्स का इफेक्ट हो? ये सर होगा तो। होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर ये सवाल मैंने आपको 10 नंबर का दे दिया फाइनल में। अच्छा सर सुने, राउंड अप कर लेंगे थोड़ा। एक सेकंड रुके। फाइनल से मुझे याद आया कि मैं जब फाइनल के पेपर बनाता हूं ना, तो ये लाजमी नहीं है कि हर क्वेश्चन इक्वल नंबर का हो। क्योंकि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स पेपर बनाता हूं, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर 25 नंबर का 25 नंबर का पेपर हो ना, तो एक क्वेश्चन 15 नंबर का हो, एक क्वेश्चन 7 नंबर का हो, एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो। मेरा मेरा गोल है 3 क्वेश्चन बनाना। मेरा गोल ये नहीं है इक्वल क्वेश्चन बनाना। तो आपने मेरे पेपर के ऊपर नोट भी किया होगा कि वो लाइन मैं कटवा देता हूं, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो अगर आपको कोई 15 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए ना, तो ये घबराइएगा नहीं कि पूरा पेपर इसी के अंदर है। हाँ वो है, मगर वेटेज देखिएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको 10 नंबर के लिए दे देता कि 72 डिग्रीज के ऊपर है, आप क्या करते हैं? आप बोलते कि डेटा में 72, मैं कौन सी वैल्यू लूं? कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। आपके दिमाग में क्या आता है? या तो आप बोलते कि 72 इसमें है ही नहीं, गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही छोड़ दो, 10 नंबर फ्री के मिल जाएंगे सबको। ये भी तो एक यस ऑल्टरनेटिव हो सर। सकता है ना। सर 72, ये जो है 70 के ज्यादा करीब है तो ये वाला लेंगे। अच्छा, एनी अदर आइडियाज? मुजम्मिल क्या करेंगे? सर मुझे भी यही लग रहा है कि 72, क्योंकि 70 के नियरेस्ट आ रहा है इसलिए। मगर ये तो मैथमेटिक्स है ना, आप तो इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के ऊपर अगर आपने एक मिस्टेक बना ली, आप गेस वर्क थोड़ी कर सकते हैं इंडस्ट्री में। आपने कहा कि भाई 72 70 के करीब है तो मैं इसको इधर कर लूं। तो अगर आपने एक गलती की है तो स्पेशली इन ऑयल इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज करते हैं। यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द इंडस्ट्री। ये डिसीजन आपने कैसे ले लिया कि 70 70 के करीब है?
तो आप तो अपनी इंडस्ट्री को खराब कर देंगे, नुकसान करवा देंगे। सर फिर इंडस्ट्री वालों को चाहिए कि अच्छे से मतलब टेबल दे दे हमें। देखें, टेबल के अंदर टेबल होती है, इंडस्ट्री के अंदर टेबल होती है, मगर हर वैल्यू टेबल में नहीं होती। ये आपको टेबल दी हुई है, 0 to 100 है। अभी भी मैंने टेबल काटी हुई है, 80 तक वैल्यू ली है, 0 to 100 है। अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 5 के इंटरवल्स पे है। मगर अगर 72 आ गई, अब क्या करेंगे? क्या शीट फाड़ देंगे कि इसमें डेटा ही नहीं है? और आपके बॉस ने आपको कहा है नहीं, मुझे वैल्यू ढूंढ कर दो। प्रेडिक्शन लगाएंगे सर। देखें, ऐसे नहीं होता है। यहां पर आपको एस्टिमेशन करनी होगी, और उस एस्टिमेशन को हम बोलते हैं लिनियर इंटरपोलेशन। तो जो थर्ड मेथड है ना, वो लिनियर इंटरपोलेशन है। और ये प्लीज कान खोलकर सुन लीजिएगा, मैथमेटिक्स है। उसूलन तो आपको ये एफएससी में पढ़ानी चाहिए थी, या इधर भी पढ़ानी चाहिए। अच्छा, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। What to do if you have a value which is not given between two data points? You use the technique of linear interpolation. अब दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक चीज होती है इंटरपोलेशन, एक चीज होती है एक्सट्रापोलेशन। आपने फॉर्मूला यूज करना है मिसिंग या अपनी डिजायर्ड वैल्यू ढूंढने के लिए। ये कोई भी पैरामीटर के लिए यूज हो सकता है। इस टेबल में 4 पैरामीटर्स हैं, स्पेसिफिक वेट है, डेंसिटी है, डायनेमिक विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। ये इन चार, जो भी आपकी टेबल के अंदर पैरामीटर है, उसके लिए आप लिनियर इंटरपोलेट कर सकते हो बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू फाइंड। एक बात तो आप जहन में रख लें कि अगर मैं 72 की बात कर रहा हूं, तो 72 कहां पर आएगा? वो आएगा 70 और 75 के बीच में। अगर आप ट्रेंड देखें, 70 के ऊपर 9.59 है, 75 के ऊपर 9.56 है, तो जो 72 की वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, मगर वो 9.59 से कम होगी और 9.56 से ज्यादा होगी। इस पे अग्री करते हैं मेरे साथ? यस सर। सही है। यस सर। वो कोई ऐसी वैल्यू होगी जो कहीं पर आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस टेल्स यू कि वो जो बीच की वैल्यू है, दैट हैज टू बी लेस देन 9.59, बट इट हैज टू बी मोर देन 9.56 ट्रेंड। तो मैं कोई भी वैल्यू ढूंढ सकता हूं, यही चीज मैंने लिखी है। एनी वैल्यू कैन बी फाउंड, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी, बेस्ड ऑन द प्रीवियस टेबल। अब देख लें इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के बीच में क्या फर्क है। इंटरपोलेशन ये होता है कि आपको कोई भी दो वैल्यूज मालूम होती हैं। सपोज आपको a और b वैल्यू मालूम है। a की वैल्यू है x1 y1, b की वैल्यू है x2 y2। आप इन दो वैल्यूज की हेल्प लेते हैं a की वैल्यू और b की वैल्यू के लिए, मिसिंग वैल्यू ढूंढने के लिए, जो कि आप इंटरपोलेटेड वैल्यू बोलते हो। तो इंटरपोलेटेड वैल्यू इज द वैल्यू बिटवीन टू पॉइंट्स दैट यू नो, इट इज सम वैल्यू विच इज इन बिटवीन। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? यस सर। इसी तरह एक्सट्रापोलेटेड वैल्यू क्या होती है? एक्सट्रापोलेटेड वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो कि आपके डेटा के बाहर होती है। आपका डेटा यहां पर सिर्फ ए और बी तक है, यू ओनली नो ए या बी। यू नीड टू फर्दर इंक्रीज योर ग्राफ, या आपको कोई लाइन, रिग्रेशन लाइन कोई बनानी पड़ती है, कोई ग्राफ अपना एक्सटेंड करना पड़ता है कोई मिसिंग वैल्यू ढूंढने के लिए। यानी इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन में क्या फर्क हुआ? इंटरपोलेशन आपके पास दो पॉइंट होते हैं, उसके विद इन कोई मिसिंग पॉइंट होता है। एक्सट्रापोलेशन क्या होता है? आपके पास दो पॉइंट हैं, उसके बाहर कोई डेटा होता है। सो दिस एक्सट्रापोलेटेड पॉइंट कुड बी हियर, दिस एक्सट्रापोलेटेड पॉइंट कुड बी बिफोर ए आल्सो, इट इज आउटसाइड योर डेटा। I will not focus on extrapolation,
My focus is interpolation. Method to interpolate the unknown data या predict the data. This is the general formula. अब आपको ये फॉर्मूला मुश्किल लग रहा है, मुश्किल नहीं है. अगर आपको याद नहीं रहे तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं. ये पूरी जो ब्रैकेट में टर्म है, ये क्या टर्म है? इसका दूसरा नाम क्या होता है मैथमेटिकली? है चेंज इन y या डेरिवेटिव. हाँ, और तो क्या बोलते हैं इसको? ग्रेडियंट. ग्रेडियंट बोलते हैं. मैथमेटिकली हम इसको किस तरह सिग्निफाई करते हैं? m से. y इज इक्वल टू mx प्लस c. जो m आपका है वो ग्रेडियंट है. तो ये तो आपका सिर्फ ग्रेडियंट है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, कहीं बुक्स पे इस तरह लिखी जाएगी, y माइनस y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 multiply by x minus x1. यानी x minus x1 और y minus y1. In other words, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि this equation could have also been written y minus y1. It is the same equation. कोई फर्क है पहली इक्वेशन और इस इक्वेशन में? नो सर. सही है. ये इक्वेशन यूं भी लिखी जा सकती है, तो आपकी मर्जी है आप इसको किस तरह लिखना चाहें. अब बात ये आती है कि मैं x किसको लूं, x1 किसको लूं और y1 किसको लूं. पहले तो मैंने एक जनरल टेबल बना दी है, फिर मैंने आपको एक एग्जांपल कर कर दिखा दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. My general table is parameter 1, parameter 2. It can be any parameter. x1 जो आपकी होती है वो आपकी स्मॉलर अपर वैल्यू होती है, स्मॉलर वैल्यू होती है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड में जाओ तो एक ऑर्डर में आपकी वैल्यूज जा रही होती हैं. x1 आपकी स्मॉलर वैल्यू है, x2 आपकी ग्रेटर वैल्यू है. अप टू डाउन यही होता है ना. अप टू डाउन अगर आप जाओगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर तो बड़ी वैल्यू नीचे जा रही है 1 से लेकर 10 तक, और अगर राइट टू लेफ्ट जाओगे तो माइनस लेफ्ट पे आता है, राइट के ऊपर पॉजिटिव आता है. तो x1 आपका स्मॉलर वैल्यू होती है, x2 आपकी लार्जर वैल्यू होती है, y1 आपकी कॉरिस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू होती है, y2 आपकी कॉरिस्पॉन्डिंग x2 वैल्यू होती है. x जो वैल्यू होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल, कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, दैट इज द वैल्यू यू वांट टू फाइंड आउट. यू वांट टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू y होती है. कुछ किताबों में x की जगह x नॉट लिखा होता है, बट आई वुड प्रेफर x नॉट इसलिए नहीं लिखें क्योंकि अगर आप x नॉट लिखेंगे तो फिर कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि x नॉट शुड बी अबव x1. तो बेहतर यह है कि इसको x रहने दें. You have to find out this hidden value. और इन तीनों वैल्यूज में से आपको 6 वैल्यू में से 5 वैल्यू गिवन होती हैं. किस तरह गिवन होती हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा. तो आपका फॉर्मूला ये बता रहा है आपको कि, एक चीज मैं ओरिजिनल फॉर्मूला लिख लूं जरा. दिस वाज योर फॉर्मूला. मुझे ये वैल्यू ढूंढनी है, y वैल्यू. y1 मेरी ये वैल्यू होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ग्रेडियंट होता है. यहां पर मैंने मल्टीप्लाई इसलिए लिखा क्योंकि जब मैं x लिख रहा था तो कंफ्यूजन आ रहा था कि कोई स्टूडेंट उसको x की वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर दे. मतलब वो ये समझे कि ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय द x वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द x माइनस x1. तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैंने यहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन लिखा ही है. मैं न्यूमेरिकल की तरफ आता हूं तो आपको बेहतर समझ आएगा. पहले तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने फाइंड आउट किए थे, ये मतलब मेरे खुद डेवलप पॉइंट्स हैं. लेट अस टेक द केस ऑफ द प्रीवियस एग्जांपल. जो प्रीवियस एग्जांपल हमने किया था ना 70 डिग्रीज के ऊपर. लेट अस टेक द केस ऑफ द प्रीवियस एग्जांपल. इफ आई आस्क यू फॉर अ फ्लो रेट एट 57 डिग्री. मैंने आपको क्या कहा? 57 डिग्री, जो कि लिटरेचर में नहीं है.
और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा इज नॉट गिवन, आपको 57 डिग्री के ऊपर कोई वैल्यू मालूम नहीं है, 57 आएगी 55 और 60 के बीच में, सही है। You will need to do interpolation 2 times. आपको इंटरपोलेशन 2 दफा क्यों करना पड़ेगा फ्लो रेट के लिए? 2 दफा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको 2 तरह की फ्लो रेट ढूंढनी है। एक फ्लो रेट आपको वेट फ्लो रेट ढूंढनी है, एक फ्लो रेट आपको मास फ्लो रेट ढूंढनी है, यानी डेंसिटी भी ढूंढनी पड़ेगी, स्पेसिफिक वेट भी ढूंढना पड़ेगा। ये जो आपका 57 है, 57 के ऊपर आपको कोई वैल्यू नहीं मालूम है। अगर विस्कोसिटी ढूंढनी होती वो अलग चीज थी, मगर 57 के ऊपर आपको ना ही तो स्पेसिफिक वेट मालूम है, आपको ना ही डेंसिटी मालूम है। आपको सिर्फ ये मालूम है कि आपका जो स्पेसिफिक वेट जो 57 पे होगा वो 9.67 से कम होगा, 9.65 से ज्यादा होगा, और इसी पॉइंट के ऊपर जो आपकी डेंसिटी होगी, लुकिंग एट द डेंसिटी ट्रेंड, वो 986 से कम होगी और 984 से ज्यादा होगी। सिर्फ आपको इतना इंफॉर्मेशन मालूम है। अब आप क्या करें, ये भी मैंने आपको लिख दिया है। बोथ द स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी विल बी अ वैल्यू इन बिटवीन द 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स या एंड पॉइंट्स। आपके एक्सट्रीम या एंड पॉइंट्स क्या हैं? आपके एक्सट्रीम या एंड पॉइंट्स हैं 55 और 60, क्योंकि आपका जो 57 आ रहा है वो 55 और 60 के बीच में आ रहा है। तो आपका एंड पॉइंट होगा एंड पॉइंट 1 55, एंड पॉइंट 2 60। अब देखें, पहले ये पढ़ लें। द फर्स्ट स्टेप मैंने आपकी आसानी के लिए भी कर दिया है। द फर्स्ट स्टेप इज टू पुट द बाउंड्रीज प्रेजेंट इन लिटरेचर अगेंस्ट योर गिवन वैल्यू। आपको गिवन वैल्यू क्या गिवन थी? आपको गिवन वैल्यू थी 57 डिग्री सी। जो आपको गिवन सेट ऑफ वेरिएबल है ना, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैथमेटिक्स में 2 चीजें होती हैं, या इंजीनियरिंग में भी, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसके ऊपर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल रिलाई करता है। अगर हम यहां पर देखें, मेरा जो x जो मैंने आपको गिवन वेरिएबल दिया है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि मैंने आपको कहा है x 57 डिग्री है। इस टेम्परेचर के ऊपर आपकी आपका डेंसिटी भी डिपेंड करेगा, आपका स्पेसिफिक वेट भी डिपेंड करेगा। तो स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी ये क्या हुई? ये आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल हुई। डिपेंडेंट वेरिएबल विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप x अज्यूम करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को आप y अज्यूम करते हैं। ये बात समझ आई? यस सर। तो सबसे पहले तो आप ये डिटरमिन कर लें कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अगर मैं इसका रिवर्स करता, रिवर्स का ये मतलब है कि मैं आपको डेंसिटी देता और डेंसिटी के जरिए मैं आपसे आपका टेम्परेचर ढूंढता, तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता? डेंसिटी। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता? सॉरी, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता? डेंसिटी। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता? टेम्परेचर। तो आप x पे क्या लेते? आप x पे लेते डेंसिटी, x पे लेते डेंसिटी, और y पे क्या लेते? टेम्परेचर को। ये बात समझ आई? यस सर। अब यहां पर आप देखें, जो मेरी टेबल है, पहले मैं डेटा लिख लूं। मुझे डेटा क्या क्या चीज फाइंड आउट करनी है? 57 के ऊपर फाइंड आउट करना है। 57 आपकी x वैल्यू है जो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये जो x वैल्यू है जो जिस पे आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज योर 57। आपकी वैल्यू 57 हो गई। अब x1 क्या होता है, x2 क्या होता है?
x1 is the smaller boundary or x2 is the larger boundary about from your finding variable. आपको जो फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है 57. 57 लाई करता है आपके 55 और 60 के बीच में. तो आपकी स्मॉलर बाउंड्री 55 है, आपकी लार्जर बाउंड्री 60 है. तो क्योंकि आपका टेम्परेचर x में आ रहा है, आपका x1 हो गया 55, आपका x2 हो गया 60. यहां तक कोई मसला? नो सर, क्लियर है. अब x1 और y1 के साथ आपकी वैल्यूज y वैल्यूज थी. x1 अगर देखा जाए 55, पहले हम स्पेसिफिक वेट की बात कर रहे हैं. x1 देखा जाए 55, तो इस x1 के साथ 55 के ऊपर कोई स्पेसिफिक वेट दिया गया है जो कि आपका y1 होगा 9.67. आप 9.67 को लिख लें. इसी तरह 60 के साथ 9.65 है, आप 9.65 को लिख लें. मुझे कैलकुलेट करनी है मेरी वैल्यू एट 57. अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब मैं अपने ओरिजिनल फॉर्मूले में जाऊंगा. मुझे मालूम है x1 x, x2, y1 y, y2. y is what you want to find out. मेरा फॉर्मूला क्या था? My formula was y is equal to y1. y is equal to y1 plus gradient y2 minus y1 upon x2 minus x1 multiply by x minus x1. ये मेरा फॉर्मूला था, ये मैंने ऊपर लिखा है. अब मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूं. y1 मैंने अभी डिटरमिन किया है 9.67, स्मॉलर बाउंड्री. ग्रेडियंट क्या है? 9.65 y2 माइनस y1, x2 माइनस x1. इवन दो यहां पर नेगेटिव आ रहा है, 9.65 माइनस 9.67, माइनस में आंसर आ रहा है. ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है यहां भी माइनस है, 57 माइनस 55, तो आंसर आपका नलिफाई हो जाएगा. तो सबसे पहले तो मैंने y2 की वैल्यू डाली, y1 की वैल्यू डाली. x2 60, x1 55 और x की वैल्यू मुझे मालूम थी 57, क्योंकि मुझे 57 पे ढूंढना था. x माइनस x1, x1 मुझे मालूम है 55. मुझे आंसर क्या मिला? 9.862. ये देखें 9.662, सॉरी 862 मुझे भी गलत लग रहा था. 9.662, 9.662 इस वैल्यू से कम है, इस वैल्यू से ज्यादा है. 662 इज ग्रेटर देन 650. ट्रेंड फॉलो हो रहा है. बात समझ आई? इंटरपोलेशन से मैंने वैल्यू कैसे ढूंढी? यस सर. इसी तरह मैं डेंसिटी के लिए करूंगा. तो डेंसिटी के लिए मुझे 985.2 मिला है. 985.2 986 से कम है, 984 से ज्यादा है. अब बाकी का प्रोसीजर सेम है. मैं यू उसी तरह ढूंढता, मैं क्यू उसी तरह ढूंढता. सिर्फ जो आखिरी स्टेप था ना, जो वेट फ्लो रेट था और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट था, उसके अंदर मैं कौन सी वैल्यू यूज करता? वेट फ्लो रेट के लिए मैं ये वैल्यू यूज करता, वॉल्यूमेट्रिक वेट फ्लो रेट के लिए मैं ये वैल्यू यूज करता, मास फ्लो रेट के लिए मैं ये वैल्यू यूज करता, जो कि टेबल उधर गिवन थी मगर यहां से मैंने कैलकुलेट की. ये बात समझ आई? यस सर. तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको, अभी मैंने इसके प्रैक्टिस नहीं बनाया, मैं आपको 3 सवाल लिनियर इंटरपोलेशन के भी दूंगा. एक मैं जनरल लिनियर इंटरपोलेशन पे दूंगा, 2 मैं इसी डेटा पे दूंगा. इस डेटा पे ऐसे दूंगा, इस डेटा पे मैं ऐसे आपको लिनियर इंटरपोलेशन दूंगा कि एक में आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी. दूसरे में आपको इसी तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको अभी करवाया है. तो ये भी आपके प्रैक्टिस के अंदर होगा, ये मैंने अभी ऐड नहीं किया है,
अभी मैं ऐड कर दूंगा इसको। ये आई थिंक नेक्स्ट टाइम करेंगे एग्जांपल्स, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये आपसे होगा नहीं एग्जांपल। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस पीछे दिए हैं वो करने हैं, और जो अभी मैं आपको लिनियर इंटरपोलेशन का प्रैक्टिस के लिए दूंगा वो करना है। लिनियर इंटरपोलेशन समझ आ गया? यस सर। लिनियर इंटरपोलेशन में सिर्फ आपको अपनी साइंस सही रखनी है। साइंस से मुराद ये है कि वेरिएबल्स को लेबल सही करना है। जो चीज आप फाइंड आउट कर रहे हो उसको हमेशा एक्स रखना, अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आप फाइंड आउट करना। एक दफा लिनियर